Anybody can answer it? Why we needed two-dimensional diagram against the one-dimensional diagram? Try to recall that. ये हम लोगों ने वन डायमेंशनल में आप लोग को ये हम लोग ये देखे थे, आप देखिए ये परसेंटेज बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, ये हम लोगों ने देखा था। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन वन डायमेंशनल प्रॉब्लम डायग्राम? कुछ तो प्रॉब्लम है। देन वी आर शिफ्टिंग टू टू डायमेंशनल डायग्राम। There is simple answer. One dimensional diagram lacks about the comparison. Comparison about the two things. Comparison about the two variable. But two dimensional diagram improve that particular problem which arises during the study of the one dimensional diagram. ठीक है, तो वन डायमेंशनल डायग्राम में आपको क्या होता है कि दैट प्रोवाइड अबाउट द एब्सोल्यूट फिगर, एब्सोल्यूट टू टू डायमेंशनल डायग्राम प्रोवाइड द रेस्पेक्टिव फिगर। ये हम फिगर को देते हैं जैसे कि in position to compare the two things. Therefore, in two-dimensional diagram, the area represents the data and so the length and width both have to be taken into the account. And such diagram also called as the area diagram or surface diagram Therefore, these are the important types of the area diagram: rectangles, square, pie diagram. यहाँ पे सर्किल भी होता है, सर्किल का ऐसे बहुत यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सर्किल, इसलिए यहाँ important टाइप रखा गया। When we talk about types of the area diagram, तो सर्किल डायग्राम भी आएगा, लेकिन इम्पोर्टेंसी तो हम रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और पाई डायग्राम को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगल्स? रेक्टेंगल्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव, आ गया ना रिलेटिव टर्म। जबकि जब हम वन डायमेंशनल को देख रहे हैं तो वहां क्या, कौन सा टर्म ज्यादा पॉपुलर था? एब्सोल्यूट। वहां पे सबसे पॉपुलर टर्म था एब्सोल्यूट। बट इन द टू डायमेंशनल पर्टिकुलर रेक्टेंगल्स, relative magnitude of two or more values has been taken into the consideration, and the area of the rectangles are kept in proportion to the value. हम जैसे हम रेक्टेंगल्स करते हैं तो वो एक आयत होता है, और ओवरऑल आयत को हम दो रूपों में डिफाइन करते हैं, पता है? भाई लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का यदि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पूरे वो एरिया का क्या होता है? वैल्यू निकलता है, वैल्यू निकलता है, एग्जैक्टली। तो therefore rectangles are placed side by side for the comparison, and we may represent the figure as they are given, or may convert them to the percentage and then subdivide the length into the various component. ये यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है?
ये हम लोग चर्चा किए थे कि ये फॉर एग्जांपल दिस आर द आइटम, देयर आर टू फैमिली, और उनके एक्सपेंडिचर का पैटर्न इस तरह से है। फूड पे फैमिली ए 2000 खर्च कर रही है, फैमिली बी 2500 खर्च कर रही है। क्लोथिंग पे 1000 फैमिली ए एक्सपेंडिचर कर रही है, वहीं पे फैमिली बी 2000 कर रही है। हाउस रेंट पे फैमिली ए 800 कर रही है, वहीं पे फैमिली बी 1000 कर रही है। फ्यूल एंड लाइटिंग का 4000 कर रहा फैमिली ए, फैमिली बी 500 कर रहा है। मिसलेनियस पे उनका फैमिली ए का खर्च है 800, और वहीं पे फैमिली बी का 2000। ओवरऑल देख रहे हैं फैमिली ए का जो खर्च है, मान लीजिए ये हम मान के चलते हैं जैसे द मंथली एक्सपेंडिचर, तो मंथली एक्सपेंडिचर में फैमिली ए का टोटल एक्सपेंडिचर 5000 है, और वहीं पे फैमिली बी का 8000। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल का सारे का हम क्या कर लिए हैं, ये परसेंटेज लिए हैं। क्या लिए हैं? परसेंटेज लिए हैं। 5000 का परसेंटेज 40 है, 20 है, 16 है, 8 है, ये वही फैमिली बी का हम परसेंटेज लिए हैं। उसके बाद परसेंटेज के बाद हम इसको सब डिवाइडेड डायग्राम में यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है सारे का जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम खर्च देख लीजिए। इसीलिए फूड का, क्लॉथिंग का, हाउस रेंट का, ये फ्यूल एंड लाइटिंग का, मिसलेनियस का है। इसके बिना पे क्या है, और ये बात हुई थी कि ये जो साइज है, ये साइज का डिफरेंसेस हम इस बिना पे कर रहे हैं क्योंकि फैमिली ए का जो एक्सपेंडिचर है कितना है टोटल, 5000। फैमिली ए का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 5000, और वहीं फैमिली बी का जो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 8000 है। तो बिकॉज ऑफ दी साइज ऑफ द एक्सपेंडिचर दोनों का क्या है, उसी के बिना पे ये जो डायग्राम के जो साइज हैं डिटरमिन किए गए हैं। इसी पे किसी ने, हमको याद है जहाँ तक किसी ने कोई क्वेरीज की थी, तो ये बात थोड़ा कंफ्यूजन था उस स्टूडेंट को इस बात को लेके। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं कि जब हम डायग्राम पोर्ट्रेट करते हैं तो हाउ टू मेक द डिफरेंसेस इन बिटवीन द टू सो दैट की प्रॉपर कंपैरिजन कैन बी पॉसिबल। ये है, मान लीजिए ये पहले ही क्या किया गया है, दिस इज दी अनदर एग्जांपल। इसमें पहले फैमिली, यहाँ पे 3 फैमिली है, तीनों फैमिली का क्या किया गया है परसेंटेज, मतलब परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर पहले ही ले लिया गया। ठीक है, और ये देख लीजिए वाई एक्सिस पे हम परसेंटेज को रख रहे हैं, यहाँ एक्स एक्सिस पे फैमिलीज के हम एक्सपेंडिचर को लेकर रहे हैं, और यहाँ नोशन दिया गया है कि फूड पे सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम खर्च तीनों फैमिली का यदि आप देखेंगे तो मैक्सिमम खर्च किस पे हो रहे हैं, फूड पे। एज ए लेमैन जैसे डायग्राम ये लेफ्ट दी परसेंटेज, हम क्या है, हम लोग थोड़ा बहुत बूढ़ा गड़ी जा रहे हैं तो परसेंटेज को हम समझ रहे हैं। एज ए लेमैन जिसको कुछ नहीं पता है वो फिगर से देख के बता देगा, ये इसके इस रेशियो को देख के बता देगा कि किस पे कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द रेक्टेंगुलर डायग्राम। नाउ स्क्वायर, रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर डायग्राम की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, व्हेन देयर आर बिग डेटा, तो बिग डेटा को क्या होता है, हम डायग्राम पे पोर्ट्रेट करने में क्या होते हैं, जब बिग डेटा होगा तो हम उसको डायग्राम बनाने में हमें क्या होती है प्रॉब्लम, तो उस केस में रेक्टेंगुलर्स क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। Therefore, यही बात तो ये कि द रेक्टेंगुलर मेथड ऑफ द डायग्रामेटिक presentation is difficult to use where the value of item vary very widely
Therefore, the method of drawing a square diagram is very simple against the rectangular, and one has to take the square root of the value of the various items that are to be shown in the diagram and then select suitable scale to draw the square particularly. अब जैसे मान लीजिए दिस इज दी वन काइंड ऑफ एग्जांपल, इसमें ये है कि 5 कंट्रीज का पर एकड़ राइस का क्या है, ये राइस का प्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है, आउटपुट दिया गया है। ये कंट्रीज मान लीजिए 5 कंट्रीज को लिया गया है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा एंड इंडिया। ये आउटपुट है, प्रोडक्शन लेवल है राइस का हर कंट्रीज की। अब इसमें हमने क्या किया, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू अपने आप में बिग वैल्यू है, इसको हम रेक्टेंगल्स पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देन हाउ टू सॉल्व, it is the square method by which we can solve or portray the diagram into the plain paper। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर रूट सारे वैल्यू की क्या कर रहे हैं, फर्स्टली वी आर टेकिंग टू दी स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर रूट ले लिए। अब इस स्क्वायर रूट का हम साइड ऑफ द स्क्वायर इज सेंटीमीटर, चूंकि हमको सेंटीमीटर में रखना है तो ये हम सेंटीमीटर में यहाँ पे वैल्यू रखी गई है। देन आप इसको क्या करिए, प्लेन पेपर पे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम यूएसए का जो स्क्वायर जो देख रहे हैं वो सबसे अधिक किसका है, इस डायग्राम में हम स्क्वायर वैल्यू यदि हम देखें तो कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है, कौन स्क्वायर, यूएस यूएस, और कौन सबसे कम एरिया वो कवर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द स्क्वायर, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो इसके बिना पे हम क्या हैं, इस स्क्वायर के बिना पे हम ये लेफ्ट दिस ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं, जो इनोवेशन कर रहे हैं, जो गुणा गणित कर रहे हैं, फॉर द लेमैन हम आप समझ रहे हैं, लेकिन एक लेमैन को कैसे हम बताएं कि नहीं इसके बिना पे किसका जो आउटपुट है राइस का किस कंट्री में अधिक है। तो लेमैन भी क्या है, इस स्क्वायर को देख के बता देगा कि नहीं, हाँ यूएसए का मैक्सिमम है और ऑस्ट्रेलिया का मिनिमम, ठीक है। तो ये है। अब मेन जो थर्ड टाइप का जो डायग्राम है, पाई डायग्राम, पर्टिकुलरली साइंटिफिकली यदि हम देखें, इकोनॉमिक सर्वे को उठा के देखें तो दिस डायग्राम हैज बीन अपरेंटली यूज्ड। जब भी हम टेलीविज़न वगैरह कहीं देखते हैं, आप देखेंगे तो ये जो पाई डायग्राम है, पाई डायग्राम हैज बीन अपरेंटली यूज्ड, क्योंकि ये साइंटिफिकली है। साइंटिफिकली तो सारे हैं, लेकिन थोड़े से क्या है, ये स्टैंडर्ड, ठीक है। तो पाई डायग्राम particularly in such diagram both the total and the component parts or sector can be shown। इसमें क्या होता है कि हम टोटल आउटले पूरा एक्सपेंडिचर का और उस टोटल में कौन से मेजर हेड में कितना कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। Therefore the area of circle is proportional to the square of its radius। While making the comparison, pie diagram should be used on a percentage basis and not on an absolute basis। Absolute basis में हम पाई डायग्राम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब भी आपको दिख जाएगा। ये हमको आपको समझना होगा, ये विजुअल है कि नहीं है सभी तक। यस यस सर, इट इज रीडेबल। Yes, sir. यस सर। तो this is the definition। Pie diagram are very popularly used in practice to show percentage breakdowns। हम परसेंटेज को कैसे अलग अलग टुकड़ों में करके देखें, जैसे 100% आउटले है, उस 100% आउटले में कौन से किस हेड पे कितना खर्च हो रहे हैं,
उस केस में this is the popularly used. For example, with the help of a pie diagram, we can show how the expenditure of government is distributed over different heads like agriculture, irrigation, industry, transport, defense, etc. And similarly, through a pie diagram, we can also show how expenditure incurred by an industry are divided under different heads like raw material लोग कितना खर्च कर रहे हैं, wages पे, salary पे, selling पे, and distribution expenses कितना है. Therefore, the pie chart is so called because the entire graph looks like a pie and the component resemble the slices cut from the pie. ठीक है. ओवरऑल 100% पूरे को पाई रिप्रेजेंट कर रहा है. उस 100% में कितने कितने एग्रीकल्चर पे कितना खर्च है, इरिगेशन पे कितना खर्च है, इंडस्ट्री पे कितना खर्च हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च कर रही है गवर्नमेंट, डिफेंस पे कितना खर्च कर रही है. इट रिजेंबल ओवरऑल द सर्किल इन टर्म्स ऑफ द स्लाइसेस. टुकड़े टुकड़े में हम करके देखते हैं. Therefore, while making comparison, pie diagram should be used on a percentage basis and not an absolute basis, जो कि अभी हमने कहा. Because since a series of pie diagrams showing absolute figure would require that larger totals be represented by the larger circle. Therefore, such representation involve difficulty of the two-dimensional comparison. However, when pie diagrams are constructed on a percentage basis, percentage can be presented by circle equal to its size. Therefore, it may be noted that this problem does not arise in the use of the single pie diagram. And further, in laying out the sector of pie chart, it is desired to follow some logical arrangement. वो अरेंजमेंट क्या होगा? इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू बिगिन द लार्जेस्ट कंपोनेंट of the sector of the pie diagram at the 12 o'clock position on the circle. Usually, the other component sector are placed in clockwise succession in descending order of magnitude, except the ये इसमें ये है कि हम 12 क्लॉकवाइज चलते हैं. उसमें सबसे जो बड़े कंपोनेंट है, उसके बाद छोटे कंपोनेंट, ऐसे चलते रहते हैं. तो क्या होता है, ये जो प्रेजेंटेबल फॉर्म होता है, जो एज ए लेमैन है, जो एज ए मतलब जो जनरल पब्लिक है, उसको मतलब इसको प्रस्तुत करने में बड़ी आसानी होती है. बट हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए पाई डायग्राम, उसमें कुछ मेथड होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं. उसका जो फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले हम to prepare the data so that the various component value can be transposed into corresponding degree on the circle. ठीक है. सपोज हम पूरे सर्किल में there are 4 component in a series, जैसे 60% है, 25% है, उसके बाद कितना होगा 10% मान लीजिए, और नेक्स्ट 5%. 4 कंपोनेंट में है तो 60%, 25%, तो नेक्स्ट हमारा 10 और 5% बचेगा. अब इसको चूंकि हम रेडियस में 4 को पहले हम इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 3.6 आएगा. अब 3.6 का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, देखिए यही है यहाँ पे. अब हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू का 4 कंपोनेंट का हम क्या कर रहे हैं, 60 इंटू 3.6, 25 इंटू 3.6, ठीक है, 10 इंटू 3.6, देन 5 इंटू इतना. और ये करने के बाद देन द सेकेंड स्टेप इज टू ड्रा a circle of the appropriate side with a compass, and the size of the radius depend upon the available space and other factors of the representation. ठीक है, जो कि भाई ये तो पता चल जा रहा है कि साइज कितना डिटरमिन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज. ठीक. और जो थर्ड स्टेप होगा कि टू मेजर पॉइंट्स ऑन द सर्किल रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ द ईच सेक्टर विद द हेल्प ऑफ द प्रपोर्शनेशन करके है एक तरह से. एंड आइडेंटिटी protractor particularly is based upon the scale in which the total circuit is 360 degree.
but it is possible to purchase a protractor in which the entire circle is divided not into 360 बट इक्वल पार्ट क्या होगा 4 होगा। मतलब यदि 360 को, तो उसके बिना पे ये मान लीजिए ये हम इसको पूरी तरह यदि समझना है हाउ टू ड्रा ये पाई डायग्राम, तो पहले ये मान लीजिए दिस इज द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है कि ड्रा ए पाई डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ द 6-5 ईयर प्लान पब्लिक एक्सपेंडिचर आउटले। ठीक, ये 6-5 ईयर प्लान का पब्लिक आउटले है जिसमें एग्रीकल्चर और रूरल पे 12.9% खर्च हो रहा है, इरिगेशन पे 12.5% खर्च हो रहा था, एनर्जी पे 27.2% खर्च हो रहे थे, इंडस्ट्री एंड मिनरल पे 15.4% खर्च हो रहे थे, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पे 15.9 खर्च हो रहे थे, सोशल सर्विसेज एंड अदर पे 16 पॉइंट इतना खर्च। तो पहला स्टेप ये होगा कि हम पहले जो द एंगल एट द सेंटर इज गिवन, तो परसेंटेज आउटले डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, तो परसेंटेज आउटले और ये 360 ये 3.6 हो जाएगा। अब परसेंटेज आउटले हमारा कितना है एग्रीकल्चर का 12.9%। 12.9 है। तो चूंकि हमको पाई में दिखाना है क्योंकि पाई अपने आप में रेडियस है, 360 रेडियस में है, तो उस रेडियस फॉर्म में ले आने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये 12.9 इंटू कितना करेंगे 3.6, तो 46 रेडियस। इसी तरह सारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ देखिए ये दिस इज 100% और ये जब हम देखेंगे तो कितना है 360। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से आपका पाई डायग्राम बनेगा। इसमें जैसे हम देख रहे हैं ये, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 डायमेंशनल का पर्टिकुलरली, और ये क्या है यूजुअली आप कहीं भी आप जब देखते हैं तो हम आप इसको देख सकते हैं, पर्टिकुलरली जब भी इकोनॉमिक सर्वे या कोई मैगजीन हम देख रहे होते हैं। ठीक है, उस केस में इस पाई डायग्राम का जो फ्लुएंटली यूज पाया जाए। ठीक है, अब यहाँ तक जो बातें हुई हैं, थोड़ा बहुत कुछ डाउट हो, एनी क्वेरीज हो तो आप पुटअप कर सकते हो। क्यों राहुल एंड अदर्स? हमको तो सर समझ में आ गया, और लोग से पूछ लीजिए। हमने ट्राई किया है कि एवरीथिंग हैज बीन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द पीपीटी सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जो भी हम बुक्स कंसल्ट करते हैं या जो भी देखते हैं उसमें ये प्रयास करते हैं कि भाई कुछ छूटे ना। Anybody? No, sir. Then we will move. Yes, sir. तो ये now this is the 3-dimensional diagram. ठीक है, अब 3-dimensional diagram it consists of particularly cubes. हम cubes को लेके चलते हैं। ठीक है, there is cylinder, there is spheres. In such diagram, 3 things, namely length, width, as well as height, have to be taken into the and of all the figure making the cubes is easy. Side of the cube is drawn in proportion to the cube root of the magnitude of the data. Cubes of the figure can be ascertained with the help of the logarithmic method, and the logarithmic of the figure can be divided by the 3 and the anti-log of that value will be the cube. ठीक है, तो ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको सर लास्ट सेंटेंस नहीं समझ में आया। लास्ट सेंटेंस बेचा ये थोड़ा सा पूरा का पूरा जो ये है ना कि जब
क्यूब वैल्यू के लिए हम कह रहे हैं कि हम लॉगरिथम मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, जब वैल्यू वो मतलब लाग लेने के बाद भी वैल्यू बड़ी दिखती है तो हम क्या करते हैं, उसका एंटी लाग क्या लेते हैं, एंटी लाग। और जब एंटी लाग हम लेंगे देन वही एग्जैक्ट क्यूब रूट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। खैर ये हाईली इसमें मैथमेटिक्स यूज होगा, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। जो सिंपल एलाबोरेशन है, जो सिंपल प्रेजेंटेशन है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल डायग्राम थ्रू द क्यूब, तो ये मान लीजिए रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय द वैल्यूम डायग्राम। इसी को हम जो 3 डायमेंशनल डायग्राम है इसी को हम वैल्यूम डायग्राम ही बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हाइट इज आल्सो कंसीडर, ओके। तो ये कैटेगरी है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। अंडर ग्रेजुएट में इतने स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में इतने स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल इतने हैं। क्योंकि ये वैल्यू अपने आप में बहुत बड़ी है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन सारे का अब हम पहले क्यूब रूट लिए, फिर उस क्यूब रूट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि हमको प्लेन पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो उसका जो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है 4, 3 एंड 2, उसके बिना पे ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। ये देख रहे हैं 3 डायमेंशनल है कि नहीं है, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, जिसमें हम इन डायग्राम को देखते ही हम बता दे रहे हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का जो डायग्राम है 3 डायमेंशनल, इट इज़ बिगर दैन दी अदर। इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो लाई किस में कर रहे हैं, वो लाई अल्टीमेटली किस में कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट के सेक्शन, ओके। ये पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम है, ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन पिक्टोग्राम का यूज थोड़ा होता है। जैसे पिक्टोग्राम को क्या है कि पिक्टोग्राम आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन सच एज लाइन बार बट रियली डिपिक्ट द काइंड ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विद, ठीक है। इसमें हम एक पर्सन को कुछ रिप्रेजेंटेबल वैल्यू असाइन कर दें, ठीक, और इसको पिक्चर के फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि पिक्चर्स आर अट्रैक्टिव एंड इजी टू comprehend and as such this method is particularly useful in presenting the statistics to the layman only, and when pictogram are used data are presented through the pictorial symbol that is carefully selected। जैसे मान लीजिए ये है पॉपुलेशन का डेटा है ईयर वाइज, ठीक है, तो ये क्या है, ये पर्सन को इस तरह रिप्रेजेंट किया गया। हम ये मान के चल रहे हैं कि 1930 में, ठीक है, 80 करोड़ पॉपुलेशन, ठीक है। तो एक ये जो पर्सन है कितने करोड़ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 करोड़, 16 कर रहा है। उसी तरह यहाँ देखिए 1940, 1950 बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं 1980। तो ये है, हम क्या कर रहे हैं इसको, क्योंकि हम पॉपुलेशन का डेटा यहाँ दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर्सन के विद इन हम वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं कि 1 पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग टू दिस नंबर, ठीक है। तो एज ए लेमैन के रूप में ये जो पिक्टो डायग्राम है इट इज वेरी यूजफुल, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा स्टाइल्स में इसका मतलब यूज़ नहीं है, ठीक है। जैसे हम रूरल एरिया में जा रहे होते हैं तो रूरल पर्सन को हमको समझाना है, बताना है, तो वहाँ पे हम दिखाते हैं जो एकदम जिसको कहते हैं पढ़े लिखे ही ना हो, तो उनके बीच में हमको जाना है। तो ये जो पिक्टो डायग्राम टाइप के जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा यूज़फुल, लेकिन फिर भी आज के डेट में अब उतने भी निरक्षर नहीं रहे। बहुत सारे निरक्षर भी हम आपसे अच्छे लॉजिक रखते हैं। हम आप गांव से बिलोंग करते हैं, कुछ जब डिस्कशन और डिबेट होते हैं तो उनके जो क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जो कि नहीं पढ़े हैं, कभी स्कूल नहीं गए हैं,
लेकिन जब उनसे बात करिए, उनसे जब डिस्कशन करिए, तो उनके कुछ क्वेश्चन ऐसे सामने आते हैं कि हम लोगों को लगता है कि नहीं, ये एक बार देखने की जरूरत है, एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, चीजें अभी काफी ये है। पर्टिकुलरली कार्टोग्राम्स में क्या है कि कार्टोग्राम्स आर स्टैटिस्टिकल मैप आर यूज टू गिव द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एज ए जियोग्राफिकल बेसिस। ठीक है, जैसे वही पिक्टोग्राम को अब हम जियोग्राफिकल बेसिस पे कर दें, क्वांटिटेटिव बेस पे ना करके जियोग्राफिकल बेस पे रिप्रेजेंट करें, तो ये पर्टिकुलर दे आर यूज टू रिप्रेजेंट द स्पेशियल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, and the quantity on the map can be shown in many ways, such as through the shades, color, dot, or placing pictogram in each geographical zone. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक जो भी हम लोग पढ़े, particularly we have studied about the diagram. Now we will start about the graphs. ग्राफ्स क्या है? A graph is a visual form of the representation of the statistical figure, and a graph is more attractive than a table of a figure, and even a common man can understand the message of data from the graph, and the comparison can be made between two or more phenomena very easily with the help of the graph. जैसे ही ग्राफ को देखने से, कोई भी ग्राफ को देखने से ही हम बता देते हैं कि रियली में बढ़ रहा, घट रहा है या कांस्टेंट है। कोई भी लेमैन भी ग्राफ को बता देगा। जैसे अभी हम स्टूडेंट को जो मतलब एलकेजी के हैं, जो इस तरह के जो लर्नर टाइप के जो स्टूडेंट हैं, उनको हम डेटा से न बल्कि ग्राफ से होके जब चीज़ों को हम बताते हैं तो वो ज़्यादा अंडरस्टूडेबल होता है। ठीक है, वो ज़्यादा मतलब माइंड में ज़्यादा वो रहता है। ठीक, तो these are the types of the graph: histogram, then frequency polygon है, frequency curve है, मोज़ाइक है, then Lorentz curve। ठीक, ये हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम is nothing but a bar, a chart or a graph showing the frequency of occurrence of each value of a variable being analyzed। जिस वेरिएबल का हम एनालिसिस करते हैं, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी का जो अकरेंस वो हम देखते हैं पर्टिकुलरली उस ग्राफ में। और इन हिस्टोग्राम डेटा आर प्लॉटेड एज ए सीरीज ऑफ द रेक्टेंगल्स, क्लास इंटरवल आर शोन ऑन द एक्स एक्सिस and the frequency are shown on y-axis, and the height of each rectangle represent the frequency of the class interval, and each rectangle is formed with the other so as to give a continuous picture, and such a graph is also called as staircase or block diagram। block wise हम divide करते हैं, and we cannot construct a histogram for distribution with the open end class। क्लोज एंड क्लास के लिए तो ठीक है, हिस्टोग्राम इज सुटेबल, बट फॉर द ओपन एंड क्लास इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्रेम हिस्टोग्राम। Therefore, it is also quite misleading if the distribution has unequal interval and suitable adjustment in frequency are not made। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इंटरवल नहीं होगा 10 to 20, 20 to 30, 32, इस केस में हम हिस्टोग्राम तो बना रहे हैं। लेकिन जैसे ये इंटरवल में जिग जैग होता है, डिस्टर्बेंस होता है, देन वी कैन नॉट फ्रेम द हिस्टोग्राम। ये है, ये हाउ टू फ्रेम हिस्टोग्राम। डेली वेज है, डेली वेज में ये मतलब 0 to 50 के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्कआउट कर रहे हैं, 8 वर्कर। 80 to 100 में 16, इतने से इतने में 27, 150 से 200 में 19, 200 250 में 10%, 250 से 300 में 6%। तो ये जो यदि हम डिफरेंस लेंगे, क्लास इंटरवल कितने का है? 50।
और ये होमोजेनिटी है। इस 50 में क्या है? होमोजेनिटी। 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। तो क्या है? 50 का इंटरवल कंटिन्यूसली बना। यदि कहीं पे मान लीजिए यहीं पे 250 से 310 हो जाता तो क्या होता? क्या सर फिर से नहीं बोलिए। समझा। तब क्या होता? कंटिन्यूटी नहीं हो, इंटरवल में कंटिन्यूटी नहीं है, देन वी कैन नॉट फ्रेम द हिस्ट्री। इसलिए उसके बेसिस पे, क्योंकि हम नंबर ऑफ वर्कर्स को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक। मैक्सिमम आपका देख रहे हैं, मैक्सिमम यहाँ 30 तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 27 ही है। इस रेंज में 27 है, इसलिए नंबर ऑफ वर्कर को यहाँ और डेली बेस को इस बेसिस पे रखा है, ठीक। अब जैसे 0 से 50 से कितने परसेंट है? 8%। 50 से 10 कितने हैं? 16, थोड़ा सा ऊपर। 100 से 50 के बीच कितने हैं? 27। 150 से 200 के बीच कितने हैं? 90, ठीक है। 200 से 250 के बीच कितने हैं? 10। देन 250 से 300 के बीच कितने हैं? 6। तो इस हिस्टोग्राम से देखने से क्या चीजें क्लियर हो? एज ए लेफ्ट द डेटा, हम डेटा को छोड़ दें तो ये हिस्टोग्राम से हमें क्या पता चले? Exactly Sir, what एक histogram has been revealing. Anybody? हेलो। इजी है। जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उसका मतलब एक स्पेशल जो वेज ग्रुप है वो कितना अर्न कर रहे हैं यही शो कर रहा है। ये तो है बेटा, लेकिन ये जो मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं, सबसे ये जो इसकी जो लेंथ है सबसे अधिक है, ठीक है। यस यस सबसे ज्यादा जो वर्कर हैं वो किस रेंज में है? इसका 100 से मतलब 150 ये जो 100 हाँ 100 से 150 के बीच 27 लेबर है। इसका मतलब ये कि ये जो रेंज है उन नंबर ऑफ लेबर के लिए मोस्ट सुटेबल है कि नहीं? या Yes. नंबर ऑफ जो लेबर है 100 से 150 के बीच उन्हें मोर अट्रैक्टिव लग रहा हो सकता है कि इस बीच में उनकी नीड पूरी हो रही है। क्योंकि देखिए 0 से 50 में आपके कितने? मात्र 8 लेबर है। 50 से 100 में मात्र 16 है। लेकिन वहीं पे 100 से 150 के हम जा रहे हैं तो देयर आर 27 लेबर, देयर आर 27 लेबर। तो ये है वहीं पे। अब जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी वेज का रेट बढ़ते जा रहा है, वैसे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल खड़ा कि 250 से 350 वो जो मोर एफिशिएंट लेबर होंगे, जो मोर कॉम्पिटेंट होंगे, जो बहुत स्पेशलाइज्ड होंगे, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे आपके यहाँ घर का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो जो मेन मतलब मिस्त्री होते हैं उनकी जो वेज होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। अधिक होती है, बिकॉज ही इज स्पेशलाइज्ड। उसी के बिना भी वो बिल्डिंग खड़ी हुई, लेबर असिस्टिंग टू दैट ओनली। वो खाली असिस्ट कर रहे हैं, ईट कब चाहिए, सीमेंट कब चाहिए, ये सब कब चाहिए, वो खाली उन सब के अवेलेबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं उन तक। लेकिन जो एफिशिएंट वर्क कौन लेबर कर रहा है? तो ये है। तो जैसे जैसे वेज रेट बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है? एफिशिएंसी। और जैसे एफिशिएंसी का सवाल आ रहा है
वैसे वैसे नंबर ऑफ लेबर का क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बढ़ता जा लेबर रहा है। कम होते जा, डिक्रीज होते जा। तो हिस्टोग्राम से भी कई स्टोरी हम बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, नरेट कर सकते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सर उसको जनरल वेज ग्रुप भी बोल सकते थे। हाँ ये जो था 100 से 150, ये जनरल वेज ग्रुप हम बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये काम मैक्सिमम लोग कर ले रहे हैं, ये भी बात है, और सर्टिफाइड वेज रेट भी है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वेज रेट, वैसे वैसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वर्कर क्या हो रहे हैं, घट Decrease। रहे हैं। डाउन। और कुछ पूछना है पूछ लें, क्योंकि देखिए ये सब ये पेपर पूरे इंटरेक्शन का ही है, डिस्कशन का ही है। ठीक है, हम तस्वीर सर आप जो हाँ हाँ बताएं, पूछें। सर आप जो इंटरवल बोल रहे थे कि जैसे 50 का इंटरवल चल रहा है, और सपोज कीजिए कहीं मान लीजिए कि 150 के बाद डायरेक्ट 250 से फिर स्टार्ट होता, तो जो हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाए हुए हैं वहाँ पे थोड़ा सा लाइन ब्रेक करके आगे नहीं चल सकते थे? चल सकते थे, लेकिन देख रहे हैं ये जो 50 का है, ठीक है, ये जो रेंज है ये डिस्टर्ब नहीं हो रही है ना यहाँ पे, मेन यही है। हिस्टोग्राम में ये जो रेंज है, एक बार हम जो अडॉप्ट किए हैं उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी ये जो लंबाई है वो बढ़, क्योंकि लंबाई के ही बिना पे हम नंबर ऑफ वर्कर को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 100 से 150 के बीच सबसे ज्यादा लेबर है। इसीलिए हमने पहले ही कहा था कि जैसे वो रेंज डिस्टर्ब हो, कंटिन्यूटी होनी चाहिए इंटरवल, अदरवाइज वी कैन नॉट फ्रेम द हिस्टोग्राम। उसके जैसे वो डिस्टर्ब होगा तो उसके लिए अदर मेजर। ठीक है, एक्चुअली सर मतलब स्कूल्स में जब हम लोग ग्राफ पढ़ते थे तो वहाँ पर हम एक बार देखे थे कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 1000 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद 50 का इंटरवल कंटिन्यू कर रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम लोग एक ब्रोकन लाइन वहाँ पे यूज करते थे, और उसके बाद हाँ। से फिर कंटिन्यू करते थे इंटरवल को। तो मुझे लगा कि कहीं यहाँ पर उसको मिडिल में कर सकते हैं। नहीं नहीं ये वैसा नहीं, वो बात आती है, अभी आएगी उसकी भी। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्यों हम लोग लेते हैं, वाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हैज बीन यूज्ड। इफ वी मार्क द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप हॉरिजॉन्टल साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इन ए हिस्टोग्राम and they join them by a straight line, the figure so formed is called frequency polygon, and this is done under the assumption that the frequency in a class interval are easily distributed throughout the class, and the area of the polygon is equal to the area of the histogram, because the area left outside is just equal to the area included in it. For example, ये है वेट को हम लोग लिए हैं, ठीक, इसमें इस डायग्राम से हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम लोग को मान लीजिए ड्रा करना है। तो वेट का जो रेंज आप देख रहे हैं 30 to 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 55, 55, 60, 60, 65, और उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिए हैं। तो पहले हम क्या किए, हम हिस्टोग्राम कर लिए। अब सारे के मिड लाइन से आप देख रहे हैं, ये मिड लाइन से वो किए, ये देख रहे हैं मिड लाइन से, और जैसे सबसे जो टॉप पे है वहाँ फिर देख रहे हैं उसकी मिड लाइन से ये। तो ये जो ओवरऑल जो मिड वैल्यू यही होगी, ये देख रहे हैं ये मिड वैल्यू यही होगी। इसीलिए इसके बिना पे हम एग्जैक्ट ये देखते हैं
कि जो डेटा का नेचर है उसकी फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसी के बिना पे सर हाँ सर यहाँ पे कंफ्यूजन है सर। मतलब आप जो पहले ये जो बनाए हुए हैं यहाँ जो पिलर्स शो कर रहे हैं, ये पहले आप पिलर्स बनाए या केवल डॉट टू डॉट मीट करने के बाद उसको पिलर्स में शो कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी वाले में सर? यहाँ पे ना यस सर। तो पहले मतलब आप डॉट टू डॉट बनाने के बाद पिलर्स शो किए हैं या फिर आप शो पिलर्स पे ही किए हैं, बाद में केवल मिड पॉइंट मिला दिए हैं? तो पहले पिलर्स से ही किया गया है, उसके बाद ये मिड पॉइंट्स मिलाए गए। ये आप ये तो हम पहले इसमें भी यही बात कही है ना। इसमें क्या किया, इफ यू मार्क द मिड पॉइंट एट द टॉप हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर इन ए हिस्टोग्राम और जैसे और and then join them by a straight line, the figure so formed is called frequency polygon। पॉलीगॉन। सीधा सीधा पहले मान लीजिए यही था, यही हिस्टोग्राम। अब इसमें हमको क्या पोर्ट्रेट करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पोर्ट्रेट करना है। तो इसके मिड पॉइंट से हम सारे को ले लो टॉप पे, फिर उसी का स्ट्रेट लाइन यहाँ मिला दिया। तो ये वही क्या है, ये डिफिनीशन एज पर द डिफिनीशन इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब तो क्लियर है फ्रीक्वेंसी ना। पॉलीगॉन सर हिस्टोग्राम ही के जैसा है सर, बस सिर्फ इसमें हाँ, एक- हिस्टोग्राम के ही जैसा है, लेकिन ये मिड पॉइंट से हमको क्या है उसकी मतलब पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी हमको दिख रही है। ठीक है, यस अब ये फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व में है कि इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द अपर बाउंड ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ ए हिस्टोग्राम is corrected by smooth freehand curve, then that diagram is known as frequency curve। जैसे मान लीजिए the curve should begin and end at the base line। ये मान लीजिए डेटा हमारा मंथली बेस है, नंबर ऑफ फैमिली इसमें लाई कर रहे हैं 0 से 1000 मंथली बेस में 21 फैमिली लाइज कर रही हैं, 1000 से 2000 के बीच 35 फैमिली लाइज कर रही हैं, 2000 से 3000 के बीच 56 फैमिली लाइज कर रही हैं, 3000 से 4000 74, 4 से 5 में 63, 5 से 6 में 40, 6 से 7 में 29, 7 से 8000 में 40। ठीक है, तो यही है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमें लगा फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कोई ऐसा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, बोथ आर दी पर्टिकुलरली सेम एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस इज देयर वी विल डिस्कस लेटर। अब मेन जो बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं स्टाइल्स में, ये वज़ाइफ क्या होती है। ये वज़ाइफ क्या होते हैं, ये मेन ये है कि फॉर ए सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन सम केसेस वी may require the number of observation less than a given value or more than a given value। In this case it is obtained by accumulating, adding the frequency up to the given value, and this is accumulated frequency is called cumulative frequency as well, and these cumulative frequency are then listed in a table is called cumulative frequency table, and the curve table is obtained by plotting cumulative frequency is called the cumulative frequency curve or an ogive। ogive को हम the less than ogive method and the more than ogive method के थ्रू हम ड्रा करते हैं। अब लेस देन ओजाइव मेथड क्या है, इन लेस देन ओजाइव मेथड वी स्टार्ट विद द अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस एंड गो एडिंग द फ्रीक्वेंसी। व्हेन दीज फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड वी गेट अ राइजिंग कर्व।
and in more than a Wasaib method we start with the lower limit of the class and from the total frequency we subtract the frequency of this class. When these frequency are plotted we get a descending curve. अब मान लीजिए दिस इज द डेटा जिसमें ये क्लास इंटरवल दिया है जिसमें फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है। इसमें हमें क्या करना है, पहले क्लास लिमिट है, हमें क्या लेना है, पहले लेस देन लेना है। ठीक, तो लेस देन लेना है। ठीक, क्लास लिमिट को हम ऐसे रख दिए हैं। अब चूंकि लेस देन लेना है तो 20 0 to 20, लेस देन का मतलब 0 to 20 0, 20 से 30 4, 30 से 40 10। ठीक, ये हो गया। अब हमको मोर देन से चलना, तो मोर देन सबसे मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 110 है। अब तो हम मोर देन से चलना है तो 110 -4 -10 -27 -58, ये देख रहे हैं, तो यहाँ 0 है। जब हम लेस देन से चल रहे हैं तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे पहुँच रहे हैं, मोर देन से हम लोग चल रहे हैं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे हम पहुँच रहे हैं। अब इसी को क्या करना है, ये कर दीजिए और ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे तो एवरेज फ्रीक्वेंसी यहीं पे डिटरमिन हो जाती है। एवरेज फ्रीक्वेंसी इसी पे डिटरमिन हो जाती है। लॉरेंज कर्व, खैर लॉरेंज कर्व की चर्चा हम लोग मतलब कल करेंगे। अभी तक में जो डाउट है एक बार पूछ लें तो कल हम लोग इस डाउट के साथ आगे बढ़ेंगे। देन लॉरेंज कर्व को हम लोग